हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मुझे यकीन है दोस्तों, आप इस संघर्ष की राह पर अपना कदम रख चुके हैं, तो अब वापस नहीं जाएंगे। तो इसी बात पर निकालिए दोस्तों अपना नोटबुक और प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ बेहद आसान, कुछ मुश्किल और कुछ मजेदार प्रश्नों से आपका सामना होने वाला है, और उन प्रश्नों से कंटेंट निचोड़ कर मैं आप सभी के नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं। तो मैं भी दोस्तों आप ही की तरह नोटबुक लेकर के और हाथ में कलम के साथ तैयार हूं। ये बोर्ड है दोस्तों मेरा नोटबुक, और ये कलम है मेरे हाथ में। मैं इसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। बस वही दोस्तों, आप भी नोटबुक के साथ इस क्लास को देखें, और जो कंटेंट दोस्तों आपके लिए लेकर आया है ना, उस कंटेंट को नोट करना। और ये क्लास है दोस्तों आपका यूपीपीसीएल में जो 2019 में दोस्तों 24 जनवरी 2019 को जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ था ना, उसी प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें से 2 क्लास हमने ले चुका है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 41 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हमारा है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्लेट अर्थिंग के लिए सर्वोत्तम गड्ढे की जो गहराई है दोस्तों, वो कितना होता है ना, प्लेट अर्थिंग के लिए। तो ये बड़ा आंसर दोस्तों इसका बड़ा इजी सा है, यानी कि 1.5 मीटर। ये आपको मालूम है दोस्तों। अगर मैक्सिमम के बारे में पूछे, सुनना, अगर मैक्सिमम के बारे में पूछे तब लिखेगा प्यारे दोस्तों कितना होगा, 3 मीटर मैक्सिमम होगा। और मिनिमम के बारे में जब पूछे तो 1.5 मीटर मिनिमम होगा, है ना। ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का दोस्तों आपको मालूम हो गया। सुनना, जो दोस्तों ये मीटर में है ना, अगर फुट में दे दे तो लिखना जो 1.5 है ना दोस्तों, ये होता है आपका, ये होता है दोस्तों 4.5 फुट। कितना? 4.5 फुट, यानी कि लगभग 5 फुट के बराबर कितना क्या होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए, है ना। 5 फुट के बराबर गड्ढा होना चाहिए। और मीटर में दोस्तों 1.5 मीटर कम से कम, और अधिक से अधिक 3 मीटर का गड्ढा होना चाहिए। और प्लेट अर्थिंग जो होता है दोस्तों, इसमें प्लेट जो होती है ना, ये किसकी बनी होती है, तो या तो दोस्तों ये जीआई की बनी होगी, या फिर ये होगी किसकी, कॉपर की, जीआई या कॉपर की होगी। और इस प्लेट को एक बात ध्यान रखना, इसकी कंडीशंस भी दोस्तों पूछा जाता है, स्थिति, इसको हमेशा ना ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है। किस स्थिति में? हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसको लगाया जाता है। और इसके चारों तरफ, सुनना, इसके चारों तरफ दोस्तों कितना मोटी लेयर बिछाया जाता है, तो 15 सेंटीमीटर की लेयर दोस्तों बनाई जाती है। किसकी? चारकोल कोयला की। किसकी दोस्तों? चारकोल कोयला की। ध्यान रखना, कोयला भी दोस्तों अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग वैरायटी के कोयला है। तो 15 सेंटीमीटर का एक लेयर बनाना है प्लेट के चारों तरफ, और चारकोल कैटेगरी का क्या होना चाहिए, कोयला होना चाहिए। और इसको चारों तरफ बिछा देना पड़ता है ना। तो ये ऊर्ध्वाधर प्लेट या तो जीआई की बनेगी या फिर कॉपर की बनेगी। ये सारी बात कहाँ लिखी गई है, तो लिखी गई है दोस्तों, जो आपका नोट कीजिएगा, जो आपका भारतीय विद्युत दोस्तों नियम बनाया गया है ना, भारतीय विद्युत नियम है 1956, 1965 में दोस्तों एक धारा बनाई गई है, 33 धारा। और इसमें जो खंड फर्स्ट है ना दोस्तों, उसी में ये सारी बात लिखी गई है। भारतीय विद्युत नियम 1956 में जो एक्ट बनाया गया है 33, उस एक्ट का जो खंड फर्स्ट है, उसी में दोस्तों ये सारी बात कही गई है, ये सारी बात लिखी गई है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों, ये एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन लेकर हम चल रहे हैं, है ना। अगर ये क्लास अच्छा लगे ना माय डियर, तो इस क्लास को बिल्कुल शेयर करना, दिल खोलकर जितना आपसे हो सके उतना शेयर करना। और कंटेंट पसंद आने पर बस दोस्तों एक मोटिवेशन का खुराक दे देना, और वो खुराक क्या है, एक लाइक चाहिए। किसी गैल्वेनोमीटर, अगला क्वेश्चन है कि किसी गैल्वेनोमीटर आयरन अर्थिंग प्लेट की सही माप कितनी होनी चाहिए, है ना। तो वो सही माप कितना होता है, वो सही माप है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना, 60 बाई, सुनना, 60 बाई 60। और mm कितना होना चाहिए, मोटाई 6.35 mm मोटी होनी चाहिए। ये किसकी है, जीआई की। अगर कॉपर के बारे में यही क्वेश्चन फिर दिया गया होता तो ये कितना हो जाता, 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर, और
3.18 mm क्या होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए किसका, ये कॉपर प्लेट का साइज होना चाहिए। कितना, 60 बाई 60 3.18, ये किसका है, ये कॉपर का है। और जीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा हम जीआई का क्यों बनाते हैं दोस्तों, जीआई और कॉपर का, कॉपर सबसे अधिक दोस्तों हम यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉपर देखना, जो कॉपर है ना दोस्तों, इस कॉपर में क्या होता है कि जो करंट फ्लो करते हैं ना 200 मिलियन, कितना, 200 मिलियन मीटर, ध्यान रखिएगा 200 मिलियन मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। लेकिन यह बड़ा एक्सपेंसिव है, आपको पता है ना, कॉपर बहुत महंगी होती है, इसलिए हम जीआई अक्सर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में आता है। भू रिसाव सर्किट वियोजक को और किस नाम से पहचाना जाता है, बताइएगा इसको और किस नाम से जानते हैं, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर या मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट या वायु सर्किट ब्रेकर। तो आप सभी को पता है ना, और मुझे पता है दोस्तों आप सभी को पता है, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर इसका क्या नाम है, पूरा नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, ELCB। लेकिन ध्यान रखना यही तक सीमित नहीं है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना माय ब्रदर, ये डेली दोस्तों अपना पांव पसार रही है। तो आप आज के टाइम पे ना दोस्तों RCD भी आ चुकी है और RCCB भी आ चुकी है और GFCL भी आ चुकी है। तो ये सब क्या है दोस्तों, करंट अवशेष सर्किट ब्रेकर है। ये सब क्या है, करंट अवशेष सर्किट ब्रेकर। इतना सेंसिटिव ये होते हैं ना माय डियर कि ये 100 मिली एम्पियर पर भी ये ऑपरेट हो जाते हैं, अपने आप ऑपरेट हो जाते हैं। 100 मिली एम्पियर का लीकेज करंट अगर एसी सर्किट से प्रवाहित होता है, लीकेज हो जाती है बॉडी के थ्रू, दोस्तों ये सेंसिटिव है, अपने आप ये ऑन हो जाते हैं और ये सर्किट को क्लोज करा देते हैं। सुनना, ये जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, ये दो कंडीशन पे काम करना बंद कर देते हैं, दो कंडीशन में ये फेल हो जाते हैं। कौन कौन सा कंडीशन है, तो लिखिएगा, जो आपका कंडीशन फर्स्ट है दोस्तों वो क्या है कि अगर अर्थ टू ग्राउंड है ना, अर्थ टू ग्राउंड वायर क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक हो जाए, है ना, अर्थ टू ग्राउंड वायर अगर ब्रेक हो जाती है दोस्तों, ये फेल हो जाती है, उस टाइम पर ये काम ऑपरेट नहीं हो पाती। और दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर लोड तार जो आपका है ना, लोड तार दोस्तों अगर ब्रेक हो जाए, है ना, लोड तार अगर ब्रेक हो जाए तो इस कंडीशन, यानी कि लोड तार टूट जाए या फिर अर्थ टू ग्राउंड तार टूट जाए तो भी ये काम करना बंद कर देती है। दोस्तों इसके कुछ कंडीशंस है, नोट करिएगा, है ना। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं MCCB, है ना, इसको क्या कहा जाता है, MCCB, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। और ये अक्सर दोस्तों कहां पर इस्तेमाल इनका किया जाता है, 3 फेज सप्लाई के लिए। किसके लिए, 3 फेज सप्लाई के लिए। और ये दोस्तों सब AC सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ना माय डियर, ये क्या है, ये आपका 125 एम्पीयर तक की बनाई जाती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसके बाद दोस्तों हम मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर को बनाते हैं या यूज करते हैं। वायु सर्किट ब्रेकर है ये दोस्तों आपका 600 एम्पीयर या फिर ये 10,000 एम्पीयर, कितना, 600 एम्पीयर या फिर 10,000 एम्पीयर पर यह काम करने वाला सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर जिसको कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से, देखिए सर्किट ब्रेकर ना कुल मिलाकर 3 होते हैं, एक एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम और एक ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए जो वैक्यूम वाला है ना दोस्तों बहुत कम आजकल यूज किया जाता है ना। बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 44, किसी घरेलू अर्थिंग की जो दूरी होती है माय डियर, वो भवन से कितनी दूरी पर इसको होना चाहिए, ये होना चाहिए दोस्तों 1.5 मीटर, कितना, 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इतना दोस्तों स्टैंडर्ड ये बनाया गया है ना, ये क्या है, ये एक मानक दूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक आप जितना मर्जी। हिडन वायरिंग की कौन सी वायरिंग कहलाती है दोस्तों, नाम चेंज करके दिया गया है। नाम बेशक कितना भी चेंज कर ले, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको सही आंसर पे टिक लगाने से, है ना। तो इसको हम अंडरग्राउंड वायरिंग कहते हैं, जिसको हम कंसील्ड वायरिंग, नोट कीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंसील्ड वायरिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सुनना, जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही होती है ना, उसी टाइम पर इसको कर दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताऊं, नोट करिएगा, सबसे बड़ी खासियत नोट करना, ये 450 वोल्ट AC
सप्लाई पर भी ये काम करती है। कितना 450 वोल्ट, यानी 3 फेज के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं, है ना। बाकी जो वुडन वायरिंग है दोस्तों, ये केवल इसकी औकात कितनी है, ये 250 वोल्ट एसी, है ना, 250 वोल्ट एसी सप्लाई पर ये ऑपरेट होती है। बाकी दोस्तों वुडन वायरिंग है ना, ये दिखने में काफी ब्यूटीफुल दिखता है ना, इतनी इसकी खासियत है। बाकी ना ये नमी प्रूफ होता है, ना ये फायर प्रूफ होता है, इसमें दोस्तों ज्यादा मजबूती भी नहीं होती, है ना। इसकी खासियत क्या है, ये सुंदर दिखता है और कुछ नहीं है ना। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, कि SIS रूल के हिसाब से किसी ग्राउंड सिस्टम में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए। तो वो अधिकतम लोड कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों आपका कितना 800 वाट। 800 वाट मैक्सिमम लोड, है ना। मैक्सिमम लोड कितना होगा 800 वाट। अगर यही पूछ दिया जाए दोस्तों कंज्यूमर, किसका, कंज्यूमर पॉइंट के बारे में, कंज्यूमर पॉइंट कितनी होती है, तो 10 इसमें क्या होते हैं, उपभोग बिंदु, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। ये दोनों बातें दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है। कंज्यूमर पॉइंट 10 होते हैं और मैक्सिमम लोड 800 लोड होता है, इससे अधिक लोड इस पे आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब स्टार्ट होता है दोस्तों इस प्रश्न का कंटेंट, है ना। SIS रूल क्या है, सुनना, जो आपका ISI है या SIS है, ISI रूल है दोस्तों, इसकी इस्टेब्लिश 1950 में किया गया था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो हमारा जो गवर्नमेंट है दोस्तों, ये सोचा क्यों ना हम अपना एक खुद का एक रूल तैयार करें। क्योंकि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, स्वतंत्र हुआ, वैसे ही हमारे देश में अपनी खुद की फैक्ट्रियां दोस्तों इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई। तो फैक्ट्रियों के कुछ रूल और रेगुलेशन होना चाहिए ना, तो उसी रूल और रेगुलेशन के लिए दोस्तों 1950 में एक तैयार किया गया, एक रूल बनाया गया ISI रूल। इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड, लिखेगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये इसका क्या है, ये इसका पूरा नाम होता है। और सुनना, इसकी लाइफ टाइम कब तक थी, तो इसकी लाइफ टाइम थी दोस्तों 30 दिसंबर, नोट कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, 30 दिसंबर 1977 तक दोस्तों इसका क्या था, एक्सपायरी डेट था। इसके बाद दोस्तों BIS को लाया गया। BIS का लॉन्च कब किया गया, ये दोस्तों 1 जनवरी को, कब, 1 जनवरी 1978 को दोस्तों लाया गया BIS को। BIS भी क्या है, ये भी दोस्तों एक मानक संस्थान है। ये क्या है, एक मानक स्टैंडर्ड ये भी है और ये भी स्टैंडर्ड है। लेकिन जो ISI है दोस्तों, ये बहुत लिमिटेड उत्पादों में लगता है। इसको हम बनाए किस लिए है, इसको दोस्तों गवर्नमेंट जो बनाया है ना, ये औद्योगिक उत्पादों के लिए बनाया गया है। किसके लिए, औद्योगिक निर्माताओं, ये समझिए औद्योगिक जो निर्माताएं हैं ना दोस्तों, यानी कि इंडस्ट्रीज में जो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उनके लिए दोस्तों इन दोनों को बनाया गया है। और जो ISI है ना, ये हर प्रोडक्ट में नहीं लगता। जैसे कि हम इलेक्ट्रीशियन से नॉलेज ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सुनिए, जो आपका स्विच होता है ना, जो आपका स्विच हो गया, या फिर दोस्तों जो आपकी मोटर हो गई, या फिर आपके वायरिंग की जो केबल हो गई ना, इन सब में दोस्तों क्या होता है, ये स्विच में भी ISI लिखा होगा, BIS मार्क नहीं लगा होगा। मोटर के नेम प्लेट पे अब भी आप जाके देखिएगा, उसमें ISI मार्क लगा रहेगा, BIS नहीं लगता। केबल में दोस्तों ISI लगता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 80 से 90 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें दोस्तों ISI का मार्क लगता है, बाकी सब में BIS का मार्क लगता है। तो ये रहा दोस्तों टोटल कंसेप्ट ISI के बारे में, जो आपके लिए दोस्तों बेहद जानना जरूरी था। बढ़िया क्वेश्चन नंबर कि ISI रूल के हिसाब से सीलिंग फैन की हाइट तल से कितना होना चाहिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके फेवर में है। सुनना, ये क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका छत है ना, ये क्या है, छत है, और यहां पर एक सीलिंग फैन लटकी हुई है ना। ये सीलिंग फैन का क्या है, ये सीलिंग फैन की दोस्तों ब्लेड है। सीलिंग फैन है, ये सीलिंग फैन की ये ब्लेड है। अगर दोस्तों यहां से पूछ रहा है आपको ना, ये क्या है, ये सतह है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह है ना। तो सतह और जो आपका फैन का ब्लेड है, ये वाली, ये फैन का जो ब्लेड है, इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 2.75 मीटर। लेकिन अगर फुट में पूछे ना दोस्तों, तो 9 फीट होना चाहिए। कितना, 9 फीट या 9 फुट, वही लिखिए, 9 फुट होना चाहिए और 2.75 मीटर में होना चाहिए। अगर पूछे साइड में दीवार है, तो इस दीवार और सीलिंग फैन के ब्लेड की दूरी कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 18 इंच होना चाहिए। कितना, 0.45 फुट,
सॉरी मीटर, कितना होना चाहिए 0.45 मीटर में या 18 इंच में होना चाहिए। अगर यही बात दोस्तों उल्टा करके पूछ दे कि जो आपका छत है ना, छत और सीलिंग फैन का ब्लेड इसके बीच की दूरी दोस्तों ये 8 से 10 इंच होना चाहिए। कितना 8 से 10 इंच यानी 0.3 मीटर होना चाहिए। तो ये सारी बातें दोस्तों नोट करिएगा, ये सारी बातें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी चीज पूछा जा सकता है जो आपके नोटबुक तक पहुंचा चुका हूं मैं, और मेरा यही दोस्तों उद्देश्य रहता है कि मैं हर क्लास में आपको कुछ नई नई चीजें दूं, है ना, आपको कुछ नई नई चीजों से दोस्तों अनुभव कराऊं, और जो नई चीजें है ना ये आपके एग्जाम में बड़ा काम आती है। ठीक है ना, देखना क्वेश्चन नंबर 48 तक हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जब तक 60 नहीं आएगा तब तक दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, और मैं भी आपके साथ कलम से चला रहा हूं, कलम से क्रांति कर रहा हूं दोस्तों, और आपको कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में नया देने की कोशिश कर रहा हूं। और एक ध्यान रखना दोस्तों, गिरना और ठोकर खाना ये सफलता का ही दोस्तों एक नाम है। क्या? गिरना और ठोकर खाना ये सफलता का ही एक नाम है, लेकिन गिरना और संभलना, संभल कर कामयाबी हासिल करना दोस्तों एक राहगीर का काम है ना। क्या है? गिरना और संभलना, लेकिन संभल कर कामयाबी को हासिल करना ये एक राहगीर का काम होता है। और आप क्या हैं? आप एक राहगीर हैं। गिरना है दोस्तों, अगर आप गिरते हैं तो संभलना भी आप ही को होगा, है ना। यहां पर आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि किसी सेमिनार में निम्नलिखित संस्थापनाओं करने की जरूरत है। ठीक है, जिसमें 5 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट हैं और 10 सीलिंग फैन है और 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइट है। कितने नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों सुनना, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कितने ट्यूबलाइट हैं? 10 ट्यूबलाइट हैं प्लस 10 सीलिंग फैन हैं प्लस और क्या है 8 सॉकेट हैं, है ना, 3 पिन वाले प्लस 5 एग्जॉस्ट फैन है। तो कितना हो गया? 8 5 13 20 33 हो गया, है ना। कितना हो गया? 33 हो गया। तो देखिए ये किस प्रकार की सर्किट है दोस्तों? ये कंट्रोल सर्किट है। तो कंट्रोल सर्किट में मैंने आपको बताया था दोस्तों कंज्यूमर पॉइंट कितना होता है ना। मैंने अभी आपको बताया था कंज्यूमर पॉइंट टोटल 10 होते हैं। तो हम कितने बना सकते हैं इसमें? देखिए 33 है तो हम इसमें 4 पॉइंट बना सकते हैं। कितने? हम इसमें कुल 4 पॉइंट बना सकते हैं। तो ये देखिए कंज्यूमर का टोटल 10 पॉइंट होता है कंट्रोलिंग सर्किट में, तो हम इसमें 4 पॉइंट बना सकते हैं, है ना। एक पॉइंट में 3 लोड कनेक्ट होगा और बाकी में दोस्तों एक मतलब कि एक पॉइंट में 10 लोड और चौथे वाला जो पॉइंट है ना उसमें केवल 3 ही लोड कनेक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? 4। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 4 इसका सही आंसर है। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। किसी इंडक्टिव कॉइल का, सुनना, किसी इंडक्टिव कॉइल का, मुझे पता है इसका आंसर आपको पता है ना। किसी इंडक्टिव कॉइल का दोस्तों कुल आंतरिक रेजिस्टेंस में कैसे हम बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है दोस्तों टर्न की संख्या में बढ़ोतरी करके, यानी कि यह भी सही होगा, पतले तार का प्रयोग करके और तार की लंबाई बढ़ा करके, यानी कि कुल मिलाकर उपरोक्त सभी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। सुनना, टर्न की संख्या बढ़ाएंगे ना, तार की लंबाई दोस्तों वैसे ही बढ़ जाएगी, और पतले तार का प्रयोग करेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है। एक पॉइंट लिखेगा, अगर दोस्तों नैरो तार है ना, नैरो वायर है, नैरो वायर का दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है ना ये कैसा होता है? तो इसका रेजिस्टेंस दोस्तों उच्च होता है, और जो मोटी तार होती है ना, इस मोटी तार का रेजिस्टेंस कैसा होता है? निम्न होता है। तो देखिए जो नैरो तार है रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो इसमें देखिए जो करंट है ना वो कैसा प्रवाहित होगा? कम प्रवाहित। हम चाहते हैं करंट अधिक से अधिक फ्लो हो, तो हम मोटी तार प्रयोग करेंगे जिसमें करंट अधिक फ्लो हो। लेकिन माय डियर, अधिक करंट फ्लो करना है इसलिए हम अपने मन मर्जी से मैक्सिमम मोटी वाली तार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ये जो तार है, देखिए ये जो तार है, इस तार की जो मोटाई है ना, मान लीजिए ये 50 mm स्क्वायर की है, इसकी मोटाई कितनी है? 50 mm स्क्वायर की। तो इसमें जो करंट फ्लो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे ना दोस्तों, ये केवल और केवल इसके ऊपरी भाग में ही फ्लो होंगे। एसी की बात कर रहे हैं हम, एसी अगर करंट फ्लो होंगे तो इसके केवल और केवल ऊपरी भाग में ही फ्लो होते हैं। ये जो बीच वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, इसमें किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर मोटी तार हम नहीं प्रयोग करेंगे मैक्सिमम करंट ट्रांसफर करने के लिए, है ना। अगर डीसी होता तो डीसी क्या है
ना दोस्तों, इसके पूरे सरफेस से करंट फ्लो होता है, लेकिन जो एसी सप्लाई है इसके केवल ऊपरी लेयर से करंट फ्लो होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम अक्सर आप देखते होंगे कि जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन है, पतले पतले तारों को ऐंठ दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बना देना, और ऐंठ करके दोस्तों फिर हम मोटी तार का निर्माण करते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस का जो मापन है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये भी आपको आंसर पता है। इसका भी आंसर है दोस्तों भू प्रतिरोध परीक्षा के द्वारा आप कर सकते हैं, है ना। अर्थ रेजिस्टेंस का मापन देखिए, जो अर्थ का प्रतिरोध है दोस्तों ये कम से कम होना चाहिए। क्या कम से कम होना चाहिए? ये क्या करता है, करंट को रोकने का काम करेगा। मैनोमीटर से आप क्या करते हैं, तो मैनोमीटर दोस्तों आप प्रेशर मापते हैं, है ना। क्या मापते हैं आप? प्रेशर मापते हैं। किस किस का प्रेशर आप माप सकते हैं दोस्तों? पानी का, हाँ किसका? द्रव, यानी कि पानी का और वायु का, दोनों का आप प्रेशर माप सकते हैं मैनोमीटर के द्वारा। जो आपका बोलोमीटर है इसका क्या काम है, तो इसको दोस्तों हम विकिरण मापन के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? विकिरण का मापन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बायरोमीटर से आप क्या माप सकते हैं दोस्तों? सुनना, बायरोमीटर से ना आप इससे भी दोस्तों आप प्रेशर माप सकते हैं। बायरोमीटर से भी आप प्रेशर मापते हैं। किसकी प्रेशर मापते हैं? देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय हवा का। किसका? वायुमंडलीय हवा का आप क्या माप सकते हैं दोस्तों? स्पीड माप सकते हैं या फिर प्रेशर माप सकते हैं। जो आपको अपने भाषा में अच्छा लगे उसको नोट कर लेना, है ना। मुझे उम्मीद है, अब मुझे उम्मीद है दोस्तों, जिस उम्मीद से आप इस क्लास पर आए हैं ना, वो उम्मीद आपको दोस्तों पूरा होता हुआ दिख रहा होगा। और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा दोस्तों हर क्वेश्चन का कंटेंट निचोड़ने में। बस आपका साथ चाहिए मुझे, बस मेरे साथ बने रहना, अकेले मुझे छोड़कर मत जाना, बस यही आपसे एक मेरी दरख्वास्त है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 है कि संस्थापनाओं में अर्थिंग किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? मानव तथा उपकरण की बचाव करने के लिए करते हैं। बड़ा इजी सा आंसर था, यानी कि अर्थिंग से संबंधित आप देखिएगा 19 फरवरी को, यानी कि 24 जनवरी 19 में जो एग्जाम हुआ था, कितने सारे क्वेश्चन आए थे वायरिंग से संबंधित और अर्थिंग से संबंधित, है ना। क्वेश्चन 52 तक पहुंच चुके हैं। वैद्युत राशि का जो मापन है दोस्तों करने वाले इंस्ट्रूमेंट की हेयर स्प्रिंग किस पदार्थ की बनाई जाती है? इसका भी आंसर आपको पता है, लेकिन जो मैं कंटेंट बताऊंगा दोस्तों वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फास्फोरस कांस्य का क्यों बनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि ये बहुत हल्की पदार्थ है। ये कैसी पदार्थ है? बहुत ही हल्की पदार्थ है। और इसमें ना जो स्प्रिंग होते हैं वो 2 स्प्रिंग होते हैं, है ना। कितने स्प्रिंग होंगे इसमें? 2 स्प्रिंग होंगे, है ना। और इस स्प्रिंग को हम किसके नाम से जानते हैं? स्पाइरल स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। नोट करना दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरल स्प्रिंग इसका नाम है। जो बनता किसका है? जो बनाई जाती है दोस्तों हल्की पदार्थ है, फास्फोरस कांस्य की बनाई जाती है स्पाइरल स्प्रिंग। और देखिए इंस्ट्रूमेंट में 2 स्पाइरल स्प्रिंग होते हैं और इसको अलग अलग डायरेक्शन में, किसी को दोस्तों इस डायरेक्शन में लपेटा जाता है तो किसी को इस डायरेक्शन में लपेटी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों जो टेम्परेचर है दोस्तों, टेम्परेचर जब भी बदलेगा ना दोस्तों, टेम्परेचर बदलने के दरमियान क्या होगा, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें दोस्तों कुछ प्रभाव आ जाएगा। उस प्रभाव से बचने के लिए अलग अलग दिशा में इसको हम मुड़ाव इसका करते हैं। और सुनना, इसका काम क्या है वो आपके लिए जरूरी है। तो इसका देखिए दोस्तों, इसका जो वर्क है ना, वो वर्क लिखे दोस्तों। 2 काम होता है। सबसे पहला दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करना। इसका क्या काम होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करना, यानी कि ये क्या करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क दोस्तों ये क्रिएट करता है। और दूसरा क्या काम है दोस्तों? लिखना, इसका जो दूसरा काम है ना वो है दोस्तों मुख्य वाइंडिंग। जो इस इंस्ट्रूमेंट का मुख्य कॉइल होता है ना, मुख्य कॉइल को दोस्तों क्या करना? सप्लाई पहुंचाना, है ना, सप्लाई देना। ये दोस्तों इसी का काम है, यानी कि इसी के माध्यम से इसके मेन सप्लाई को, मेन कॉइल को हम क्या करते हैं? सप्लाई पास आउट कराते हैं। यह है आपका हेयर स्प्रिंग का काम। एक लैंप को 2 या 2 से अधिक स्थानों से हम कंट्रोल करते हैं, जिसे सीढ़ियों की वायरिंग कही जाती है। इसमें किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है? कई वैरायटी के स्विच आपके सामने पड़े हैं, बस उसका यूज आपको जानना है और एग्जाम में छापना है। इसका जो आंसर है ना वो क्या होगा? इंटरमीडिएट। अब सोचते होंगे दोस्तों यहां पर 2 वे स्विच भी प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आप राइट हैं, है ना। आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। हम इसके स्थान पर अथवा लिखिए दोस्तों कि
टू वे स्विच है ना, कौन सा, टू वे स्विच। तो टू वे स्विच जब ना दिया हो ना माय डियर, तो इंटरमीडिएट स्विच ही आपको आंसर करना है ना, इंटरमीडिएट स्विच। लाइट डिमर स्विच का प्रयोग आप कहां पर करते हैं, तो इसके दोस्तों प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। कहां पर, प्रकाश व्यवस्था में इसका यूज किया जाता है। जॉयस्टिक स्विच का प्रयोग कहां पर करते हैं, सुनना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, लिख लेना दोस्तों, इसका कहां पर करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है दोस्तों, जो फिंगरप्रिंट होते हैं, जो टच होता है, जिसका फिंगर टच वाला होता है ना, जिसको हम फिंगर से ऑपरेट करते हैं, उसमें दोस्तों इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है, इनपुट डिवाइस के रूप में काम करती है आपका जॉयस्टिक स्विच, है ना। तो जॉयस्टिक स्विच क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में काम करता है और केवल उसी में दोस्तों जो फिंगरप्रिंट वाला होता है ना, स्विच के रूप में काम करता है। बाकी लैपटॉप में इसका जो वर्किंग है ना, वो दूसरे प्रकार से इसका वर्किंग है। सीडीओ के लाइटिंग सर्किट के लिए कौन सी तथा कितने स्विच की आवश्यकता पड़ती है, 2 स्विच लगेंगे और 2 तरफा स्विच लगेंगे। मैं आपको सर्किट डायग्राम बना करके दिखाता हूं, है ना। ये क्या है दोस्तों, ये एक लैंप है, सुनना। इस लैंप को हम क्या करते हैं कि यहां से एक लगा देते हैं दोस्तों, यहां से स्विच टू वे वाली, और यहां से दूसरी स्विच है टू वे वाली, है ना। ये है टू वे स्विच। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, देखना। इसका जो कनेक्शन है इस प्रकार से हो जाएगी। यहां से दोस्तों, अरे यार फेज वायर है ना, तो हम रेड कलर से देते हैं। ये क्या है, यहां से फेज वाली वायर देंगे और इस लैंप को कनेक्ट कर दीजिए आप यहां से, और यहां से आप ब्लैक वाली तार से न्यूट्रल दे दीजिए इसको, यहां से न्यूट्रल, है ना। अब ये जो लैंप है, ये आपका दोस्तों लैंप इस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करना चालू कर देगी। इसको 2 जगह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कितना, 1 और 2, ये क्या है, टू वे स्विच है ना। कौन सी स्विच है, टू वे स्विच है, ये भी टू वे स्विच है। तो 2 टू वे स्विच, यानी कि टू वे स्विच इसमें प्रयोग किया जाएगा, और उसकी संख्या कितनी होंगी, 2 टू वे स्विच होंगी, है ना। तो वायरिंग से देखिए 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ड्रम स्विच का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ये दोस्तों लैंप से संबंधित डेकोरेशन लाइटिंग सिस्टम में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कई सारे लैंप लगी हुई हैं, ना। डेकोरेशन कोई लाइटिंग सिस्टम है और यहाँ पर देखिए कई सारी लैंप लगी हुई हैं। इसका कमाल आप देखिएगा, इसका यहीं पर मान लीजिए कि हम इस स्विच को लगा देते हैं, यहीं पर इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं। इसमें आप देखते होंगे लाइट किस प्रकार से जलती है। कभी लाइट इधर से होता हुआ भागता हुआ इधर जाएगी इस साइड, और कभी इस साइड से भागेगी लाइट, इस साइड पर आएगी। कभी क्या करेगी, आधी इधर भागेगी, आधी इधर भागेगी, कभी आधी इधर भागेगी तो आधी इधर भागेगी। ये सब कमाल किसके द्वारा संभव है, तो ये डेकोरेशन लाइटिंग व्यवस्था में जो यूज किया जा रहा है ड्रम सिस्टम दोस्तों, इसी के द्वारा किया जाता है। इसमें ना सिंगल फेज का एक इंडक्शन मोटर होता है, वही एक्चुअल में घुमा रहा होता है एक ड्रम को, है ना, सिलेंडर को। प्रकाश व्यवस्था एसेसरीज के टर्मिनल किस सामग्री के बनाए जाते हैं, पीतल के बनाए जाते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों ये किसका एलॉय है, तो लिखना ये एलॉय है दोस्तों पिताजी का। किसका है, ये पिताजी का एलॉय है। पी से हो जाएगा पीतल, नोट कीजिएगा, पी से हो जाएगी पीतल, और ता से हो जाएगा दोस्तों तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक, है ना। जी से क्या हो जाएगा, जिंक, जिससे मिल जाएगा, जिससे बन जाएगा आपका पीतल। तांबा इसमें ना अगर पूछे परसेंटेज के बारे में तो लिख लेना दोस्तों, ये है परसेंटेज, 66% तांबा और जिंक 34% जिंक होती है। मिल करके हम क्या बना देते हैं, हम टर्मिनल बना देते हैं। और आप देखते हो ना स्विच वगैरह, स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर जितने होते हैं ना सब वो कॉन्टेक्ट पॉइंट वगैरह, कॉन्टेक्ट पॉइंट दोस्तों, हाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी कि टर्मिनल, वो बनाए जाते हैं आपके पीतल के। और पीतल में दोस्तों क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं क्या है, कि ज़्यादा अगर आप इसको दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से ज़्यादा घुमा देंगे या फिर ज़्यादा तोड़ मरोड़ देंगे ना, तो ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, टूटने की संभावना अधिक होती है ना। यांत्रिक रूप से क्या होता है, ये कमज़ोर होती है। किसी वायर का जो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस है ना, कि माप्य हेतु किस प्रकार के उपकरण की सहायता ली जाती है, इसका भी आंसर आपको पता है ना। मैगर आपको पता है, लेकिन जो मैं आपको बताने जाना वाला हूँ वो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैगर होता है दोस्तों, एक जनरेटर लगी होती है, उस जनरेटर का नाम है शंट जनरेटर। ये क्या करते हैं, बड़ा कमाल दिखाती है ये दोस्तों। ये 160 आरपीएम पर चलती है ना, और
250 वोल्ट डीसी पावर पैदा करती है और 50 मेगा ओम की रेजिस्टेंस मापती है। कौन सा? इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। अगर दोस्तों यही 500 वोल्ट डीसी पैदा करेगी ना तो दोस्तों ये 1000 मेगा ओम प्रतिरोध माप सकेगी, और यही जब 1000 वोल्ट डीसी पैदा करेगी दोस्तों ये 20,000 मेगा ओम मापेगी, और यही अगर दोस्तों 2500 वोल्ट डीसी पैदा करेगी दोस्तों ये 50,000 मेगा ओम मापेगी, और यही दोस्तों अगर 5000 वोल्ट डीसी पैदा करेगी तो दोस्तों ये 1 लाख, कितना? 1 लाख मेगा ओम रेजिस्टेंस माप सकेगी, है ना। देखना जैसे जैसे वोल्टेज का रेटिंग बढ़ेगा माय डियर, वैसे वैसे क्या होता है, इसके मापने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि 1 लाख देखिए मेगा ओम, इसी में से और जोड़ दीजिए, है ना, इसी में से दोस्तों 10 की घात 6 और जोड़ दीजिए, यानी कि ये करोड़ों अरबों संख्यों में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ये अनंत रेजिस्टेंस को, अनंत इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को ये माप सकती है। देखिए 250 वोल्ट डीसी पैदा करेगी तो 50 मेगा ओम, 500 वोल्ट डीसी में 1000 मेगा ओम, 1000 वोल्ट डीसी में 20,000, और 2500 वोल्ट में 50,000, और 5000 वोल्ट डीसी पैदा करेगी दोस्तों 1 लाख मेगा ओम को माप सकेगी। लेकिन ध्यान रखना ये जो आरपीएम है दोस्तों, आरपीएम में भी फिर बदलाव आएगा, है ना। और देखना इसमें क्या होता है कि जो आपका शंट जनरेटर है इसमें कुछ कंडीशन, यानी कि जो आपका ये मैगर है इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन कि दोनों टर्मिनल को कभी भी एक साथ नहीं टच करना चाहिए। आप देख रहे हैं 5000 वोल्ट डीसी है भैया, अगर लग गया ना हाथ में तो फिर पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो कभी भी दोनों टर्मिनल को एक साथ नहीं छूना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें जो टर्मिनल होते हैं ना दोस्तों, कई बार टर्मिनल का नाम पूछ लिया गया है, तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक ई नाम से और एक एल नाम से 2 टर्मिनल होते हैं। दोनों टर्मिनल को कभी भी एक साथ मत छूना, और जब भी इस्तेमाल करना ना तो मेन सप्लाई ऑफ कर लेना। जिस सर्किट का इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेजर करना है उस सर्किट में जो इनपुट करंट है उसको बंद कर लेना, मेन सप्लाई को, इसके बाद यूज करना। नहीं डीसी सप्लाई उधर से मेन एसी सप्लाई, फिर दोस्तों भिड़ंत हो जाएगा, है ना। वेंचुरीमीटर, थर्मोमीटर क्या मापता है दोस्तों? ये टेम्परेचर मापता है ना, तापमान मापन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एनीमोमीटर द्वारा आप क्या करते हैं दोस्तों? एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति, ये क्या करते हैं? हवा की गति का मापन करता है। और इसी के साथ में अगर मैं कहूं दोस्तों वेंचुरीमीटर द्वारा आप क्या माप सकते हैं? तो वेंचुरीमीटर देखिए, जैसे कोई ट्यूब है ना, ट्यूब में से दोस्तों कोई पानी बह रहा है प्रेशर के साथ, तो उस प्रेशर को अगर हमें पता करना है कितने स्पीड से वो पानी बह रहा है तो हम वेंचुरीमीटर के द्वारा पता कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर फिर काम में आएगी, है ना। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 58। बिल्कुल दोस्तों मंजिल के करीब हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से सबसे अच्छी और उपयोगी डैंपिंग सिस्टम कहलाती है एडी करंट डैंपिंग सिस्टम है। यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो चुका है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एम्पीयर मीटर का परिसर कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये रेटिंग की बात कर रहा है दोस्तों, तो रेटिंग बढ़ाने के लिए निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, यही आंसर होगा ना, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। और दूसरा क्या है कि जो आपकी सीटी है दोस्तों, सीटी के सीरीज में, सुनना, सीटी के सीरीज में एक आप एम्पियर मीटर लगा देना, फिर दोस्तों इसकी जो रेटिंग खतरनाक बढ़ेगी ना, वो देख के आपको मजा आएगा। अगर कोई एम्पियर मीटर 5 एम्पियर माप रही है ना, तो दोस्तों वो 100 एम्पियर मापने लग जाएगी, इतनी इसकी रेटिंग बढ़ जाती है ना। सीटी के सीरीज में एम्पियर मीटर लगाने से रेटिंग बढ़ जाता है। और फिर दोस्तों निम्न प्रतिरोध एम्पियर मीटर के समांतर क्रम में जोड़ने से एमएमएफ, यानी कि यही तक दोस्तों हमें जाना है, यही तक हमारा आज का रास्ता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है कि एमएमएफ का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, एमएमएफ इसी को कहते हैं। जो एमएमएफ है दोस्तों, सुनना, जो हॉपकिंसन है, सुनना दोस्तों, जो हॉपकिंसन नियम है, हॉपकिंसन नाम से दोस्तों एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नियम बनाया था और उस नियम में दोस्तों एक सर्किट प्रयोग किया था जिसको हम चुंबकीय सर्किट कहते हैं। इसी चुंबकीय सर्किट में सबसे पहले दोस्तों एमएमएफ नाम की राशि को देखा गया है, और ये केवल चुंबकीय सर्किट का कंपोनेंट है दोस्तों। किसका कंपोनेंट है? ये केवल चुंबकीय सर्किट का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं पाया जाता है ना। सर्किट 3 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक, एक चुंबकीय, और दोस्तों एक होता है वायरलेस, है ना, जिसमें वायर का उपयोग बिना किए ही हम दोस्तों
ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे मोबाइल फोन से हम बात करते हैं तो उसमें कोई वायर हमारे टावर से थोड़ी कनेक्ट रहता है, तो 3 प्रकार के कुल सर्किट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये रहा दोस्तों आज का टोटल 20 क्वेश्चनों का शानदार सॉल्यूशन। हर प्रश्न का दोस्तों निचोड़ते हुए कंटेंट मैं आपके नोटबुक तक पहुंचाया हूं, और ये कंटेंट आपके लिए दोस्तों मैं तैयार करके लाया था, ये बड़ा ही अच्छा कंटेंट था, आपको वाकई में पसंद आया होगा। तो बस दोस्तों इसी बात पर चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और दूसरे मित्रों तक दोस्तों शेयर करके इस क्लास को अपना दायित्व निभाइए। बाकी दोस्तों जो मेरा दायित्व बनता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए दोस्तों कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, है ना। तो इसी प्रकार से रोजाना इस क्लास पर दोस्तों मटेरियल आपको मिलता रहेगा। बेस्ट सुपर से सुपर मटेरियल पाने के लिए दोस्तों आप रोजाना इस क्लास पर आना, है ना, इस चैनल पर रोजाना आना और बेस्ट मटेरियल लेकर चले जाना। यही था दोस्तों आज का हमारा शानदार सेशन। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दूसरे मित्रों तक भेजना, और हमेशा दोस्तों दूसरों की सहायता करना, बड़ों का सम्मान करना। इसी प्रकार से दोस्तों कामयाबी की राह की ओर अग्रसर होना। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।